हेलो बेटा, कैसे हो बच्चों। आज चलिए अपन डिस्कस करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और जो कि डेफिनेटली आपके प्रीवियस आपका जो चैप्टर था उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो लास्ट के लेक्चर में अपन ने बेटा डिस्कशन किया हुआ था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, है ना, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि सेल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल मिलते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स दैट हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारा एक जो स्टेटमेंट हुआ करता था चैप्टर में, या बहुत बेसिक क्लासेस से आपने बेटा वो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, और उसका क्या स्टेटमेंट था, क्या हम सेल के बारे में इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम क्या कहा करते थे, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यही कहते थे ना, है ना। इवन दैट आपकी बहुत बेसिक क्लासेस से ये बात आपने कह के रखी है या आपने पढ़ के रखी हुई है, दैट इज सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, है ना बेटा। तो अब आपका जो प्रीवियस आपका बेटा जो चैप्टर था सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें बेसिकली अपन ने सेल का स्ट्रक्चर ही तो बेटा देखा था। डेफिनेटली वहां पे अपन ने बेटा सेल के टाइप देखे थे, सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स के बारे में अपन ने बेटा स्टडी किया था, और फिर वहां पे अपन ने उनके फंक्शन भी देखे थे। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि हमारी जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है ना। इट मीन्स दैट जो प्रोकैरियोटिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल वाले, है ना, या हम कह सकते हैं कि जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल वाले, या फिर हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक अस, है ना, मतलब एक छोटा सा अमीबा से लेकर के और एक बड़ा सा वी आर जस्ट लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स तक की बॉडी में सबसे कॉमन चीज हमें क्या मिल रही थी, सेल, और हमने उसी सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बेटा हमने बातें करी। ठीक है, नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वहां पे हमें सेलुलर डेवलपमेंट की कंडीशन आराम से देखने को मिली। वहां पे हमने ये बेटा गौर किया कि किस तरह से जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है और जो हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल में डिफरेंस अपने को मिलता था, है ना। डेफिनेटली वो जिस तरीके से बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, या आप इसको इवोल्यूशन से अगर इसको आप बेटा कोरिलेट करना चाहें, तो जिस तरह से इवोल्यूशनरी पैटर्न बढ़ता गया, या ये कहो कि जिस तरीके से इवोल्यूशन होता गया ऑर्गेनिज्म का, जो डेफिनेटली वहां पे एटमॉस्फेरिक जो एनवायरनमेंट था, या ये कह लो कि जो आउटर या जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर था उसका बहुत ज्यादा रोल था। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के इंपैक्ट के कारण ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में चेंजेस करने पड़ रहे थे, या ये कह लीजिए कि उनमें एडॉप्टेशन की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही थी। और डेफिनेटली ये कैपेबिलिटी एक बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई होगी और फिर डेफिनेटली एक मेजर लेवल पे गई होगी, है ना। तो आज अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, तो बेटा देखो आज अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो याद करो जब आपने बेटा लास्ट वाला चैप्टर आपने जब पढ़ा था, तो वहां पे बेटा आपने एक स्टेटमेंट कहा था। हम फिलहाल अभी यहाँ पे आज के चैप्टर का हम बेटा नाम लिख देते हैं सेल साइकिल, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट के चैप्टर में आपने जब सेल थ्योरी पढ़ी थी, डेफिनेटली फ्रॉम योर बेसिक क्लासेस से आप इसको बेटा पढ़ते चले आ रहे थे कि सेल का ओरिजिन कहां से हुआ, है ना। बेसिकली तो क्वेश्चन तो यहीं पे था कि भाई ठीक है सेल आ गई है, सेल बन चुकी है, सेल इस तरीके से होती है, बट एग्जैक्टली सेल आई कहां से, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बेसिक क्लासेस में बेटा इसको पढ़ा हुआ था। वहां पे कुछ रिसर्चर्स आए थे, उन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, उन्होंने डेफिनेटली उसके बहुत सारे उन्होंने अपने रिजल्ट प्रपोज किए थे, बट उन सभी में अगर हम सबसे क्लियर कट या ये कहो कि सबसे टू द पॉइंट बातों की अगर हम बात करें, तो वहां पे हमारे पास स्लीडन एंड शॉन, ठीक है ना, स्लीडन एंड शॉन ये दो रिसर्चर थे जिनका कि जो रिसर्च का रिजल्ट था वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहा।
आइदर ये दोनों रिसर्चर्स अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और ये सारी की सारी बातें अपन ने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेल थ्योरी वाले पार्ट में बेटा करी हुई थी, है ना, कि सेल थ्योरी क्या कहती है, देन फिर उसका अपडेशन कैसे हुआ, फिर न्यू सेल थ्योरी क्या क्या कहा करती थी। तो याद करो जरा, उस पॉइंट को जरा रिकॉल करो और वहां पे अपन ने बेटा डिस्कशन किया था, दैट इज ओमिनस सेलुली सेलुला। याद आता है ना, क्या कहा था अपन ने, ओमिनस सेलुली सेलुला। इट मींस दैट कि जो नई सेल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे हुआ है, नई सेल का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ओमिनस सेलुली सेलुला, इट मींस दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसको 2 to 4 टाइम्स रिवाइज करने के बेटा 2 कारण है। पहला कारण तो ये नीट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हुआ है और कभी कभी अपन सीवीसी मिस्टेक के कारण अपन वहां पे फंस जाते हैं। तो अपने को फंसना नहीं है। 2 तरह से यहाँ पे बेटा क्वेश्चन पूछता है। पहला तो यही पूछता है ओमिनस सेलुली सेलुला का मतलब क्या है, और दूसरा बेटा पूछता है कि सेल थ्योरी क्या कहती है। ठीक है ना, दोनों में एज ऑप्शन ओमिनस सेलुली सेलुला और या कि फिर न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, दोनों स्टेटमेंट में से कुछ एक स्टेटमेंट एज ऑप्शन वहां पे रखता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अपन चूज करते हैं। ठीक है ना, तो आज अभी अपन क्या करने वाले हैं, ओमिनस सेलुली सेलुला की स्टोरी कैसे रन होती है ना, मतलब कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बनती है। आज बेटा अपन उसी स्टोरी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा, आज अभी अपन डिस्कस क्या करेंगे, सेल साइकिल। ठीक है बेटा, अच्छा देखो, सेल साइकिल से पहले अगर हम आपको कहें तो जब आपने लिविंग वर्ड बेटा पढ़ा था तो लिविंग वर्ड में आपने लाइफ साइकिल टर्म पढ़ा था। डेफिनेटली बेटा आपने पढ़ा था, लाइफ स्पॉन हम उसको कह रहे हैं, है ना। लाइफ स्पॉन आपने बेटा पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पॉन होता है। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस ऑर्गेनिज्म का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो चुका होगा या वो खत्म हो चुका होगा। इट मींस दैट वो एक्चुअल में अपनी जिस बॉडी में रहा करता था या जिस तरह से पहले उसकी प्रेजेंस हुआ करती थी वो अब नहीं हो रही है ना। 2 तरह से यहाँ पे स्टोरी हो सकती है। हो सकता है ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर ले, या ये कह दो कि ऑर्गेनिज्म अपने ऑफ स्प्रिंग्स में बेटा डिवाइड हो जाए, या ये भी कहानी हो सकती है कि उसकी नेचुरल डेथ हो जाए। दोनों ही कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व अभी खत्म हुआ है ना बेटा। तो अब यहाँ पे लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, या हम चलो सेलुलर लेवल पे बात करते हैं, दोनों लेवल पे बेटा हम बात करें। ठीक है, अगर हम लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म की बात करें या कि हम सेलुलर लेवल पे बेटा बात करें, तो यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ करता है, सेल डिवाइड होती है, एक सेल अपने ऑफ स्प्रिंग्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म की, जस्ट लाइक हम जैसे ऑर्गेनिज्म या कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे बॉडी का अस्तित्व कब खत्म होता है, जब नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल या अननेचुरल हम कह सकते हैं, मतलब कि अल्टीमेटली डेथ के बाद। ठीक है, तो वो वहां पे वो पार्ट था, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीजें बेटा मिलेंगी। तो हमने क्या कहा, सेल साइकिल। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका बनना चाहिए कि सर ये सेल साइकिल क्या होती है। तो बेटा बड़ा सिंपल है ना। अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स में आपने लास्ट क्लासेस में आपके जो जूनियर क्लासेस थी वहां पे आपने बेटा सर्कल पढ़ के आए थे, आप सर्कल पढ़ के आए थे, है ना। सर्कल में आपने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने इनिशिएशन लिया था और उसके बाद उसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाकर के आप रुक गए थे, आपका सर्कल बेटा कंप्लीट हो गया था। यहां पे भी कुछ बेटा ऐसी ही स्टोरी है कि जिस पर्टिकुलर स्टेज से, जिस पर्टिकुलर स्टेप से प्रोसेस शुरू हो रही है, अल्टीमेटली उसी पर्टिकुलर स्टेप पे अगर कोई प्रोसेस पहुंचती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा, साइक्लिक इवेंट। क्या नाम देते हैं, साइक्लिक इवेंट, या उसको आप सिंपल शब्दों में बेटा साइकिल का नाम दे सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है,
क्लियर कट। अब चलिए बात करते हैं बेटा सेल साइकिल में, कि सेल में कैसे साइकिल का प्रोसेस होता होगा या क्या साइक्लिक इवेंट देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी सेल का हम ऐसा कह देते हैं बेटा कि किसी भी सेल का आगे चल करके इसकी ऑफ स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाना है ना, किसी भी सेल का आगे चल करके इसकी ऑफ स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाना, इस प्रोसेस को हम बेटा क्या कह सकते हैं, सेल साइकिल का हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझना बात को। हम क्या कह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल का आगे चल करके इसके ऑफ स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाना, हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये न्यू सेल आगे चल करके ग्रोथ करेंगी और ग्रोथ करके आगे चल करके ये क्या करेंगी बेटा, ग्रोथ करेंगी और ग्रोथ कर करके ये सेल फिर से बेटा क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो साइक्लिक इवेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये वाली जो बेटा सेल है ये पहले अपने पेरेंटल सेल से आई रही होगी, तब ये यंग वन कंडीशन में थी, साइज इसकी छोटी थी, इसमें क्या हुआ, साइज का ग्रोथ हुआ या ये कहो साइज का एनलार्जमेंट हुआ। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ बेटा, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद ये यंग वन में फिर से कन्वर्ट हुई और फिर ये यंग रन हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से हमें यहाँ पे साइक्लिक इवेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जितना सिंपल ये अपने को दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। ठीक है, अपनी बायो में हमेशा बेटा याद रखिएगा, चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं एक्चुअल में उतनी सिंपल नहीं होती, हिडन बहुत कुछ होता है इनमें। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन पे बेटा चलते रहे तो बहुत सारी मास्टरी बेटा क्लियर होती है, तभी तो इसको अपन लाइफ साइंस बोलते हैं ना। देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज इन हिडन कंडीशन। ठीक है, बस उन्हीं को अपने को स्टेप बाय स्टेप ओपन करना होता है। ठीक है, लाइफ साइंस में और अपन कुछ नया नहीं पढ़ते बेटा, इन्हीं हिस्ट्री को या इन्हीं माइस्ट्री को हम बेटा क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, समझते हैं, क्लियर करते हैं। उन माइस्ट्री के बारे में थोड़ा और नया आइडिया अपने को आता है, कुछ नई चीजों को जानने के लिए। चलो ठीक है, तो फिलहाल हम अभी बेटा आपको सेल साइकिल के इवेंट्स के बारे में चलिए लेके चलते हैं कि आखिरकार हमने ये जो कहा कि सेल साइकिल जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती तो नहीं है, फिर आखिरकार इसमें क्या होता होगा सर जी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक जो सेल साइकिल है, जब रिसर्चर ने अपने बेटा इसकी स्टडी स्टार्ट कर, देखो ये पूरा किस दौर की बात हो रही है आपको बेटा पता है क्या, उस दौर में जब माइक्रोस्कोप का अपडेट वर्जन आ चुका था। समझना बात को, माइक्रोस्कोप का अपडेट वर्जन। ठीक है, यहां से फिर दो क्वेश्चन बेटा रिवाइज हो जाएंगे आपके। पहला, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी थी, जल्दी बोलो। लास्ट लेक्चर में अपन ने बेटा डिस्कशन किया था माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी थी। ओके, फिर अपडेटेड क्वेश्चन की चलिए बेटा बात करते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी थी। ध्यान रखना दोनों अलग अलग रिसर्चर थे। अब याद करो जरा उसको, सिंपल माइक्रोस्कोप की बेटा डिस्कवरी की स्टोरी को जरा थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो आपके जेहन में बेटा एक ही नाम आएगा, बार बार नाम आएगा और आना भी चाहिए, और वो नाम है बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से पहले भी डेफिनेटली माइक्रोस्कोप जैसी कुछ चीज बनाई गई थी, बट वो उतनी यूनिवर्सली या ये कह सकते हो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अगर हम एक शॉर्ट कंडीशन पे बताएं तो गैलीलियो का जो टेलीस्कोप था, गैलीलियो के टेलीस्कोप के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए माइक्रोस्कोप बेटा डिजाइन किया था। ठीक है, और बिल्कुल बेटा आज भी आपके स्कूल की लेबोरेटरी में या नॉर्मल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में आप जो सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं ये उसी प्रिंसिपल पे बेटा बेस्ड है। डेफिनेटली वक्त बदला, दौर बदला, लोगों की जरूरतें बदली, ठीक है, तो उसके आधार पे इस सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बेटा बदल गया, बट प्रिंसिपल सेम रहा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि इस सिंपल से माइक्रोस्कोप से हम चीजों को इनलार्ज करके जूम करके देख तो सकते थे, लेकिन इसके अंदर, सेल के अंदर की बातों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। ठीक है, तो 1950s के टाइम की बात है। नॉल एंड रस्का, याद रखिएगा, नॉल एंड रस्का
याद रखिएगा बेटा, ये दो रिसर्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉल एंड रस्का। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी, या ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है। तो फिर से यहां से दो क्वेश्चन आपके रेडी हो गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरर एंड सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवरर, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि नॉल एंड रस्का ने अपने को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे दिया तो उसके बाद हमारी बेटा जो साइटोलॉजी थी ना, उस साइटोलॉजी के रिसर्च में आप ये कह सकते हो कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिले। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ डिस्कवरीज। ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी और उन्हीं डिस्कवरीज में से कुछ यहाँ का पैटर्न अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब हम सेल साइकिल और इवेंट्स की बेटा बातें करते हैं तो वहां पे रिसर्चर्स ने क्या देखा था कि जो सेल थी कि हाँ है ना बेटा कि जो एक जो सेल थी उस सेल में बेसिकली उनको दो कंडीशन देखने को मिलती थी। एक कंडीशन जिसमें उनको कुछ भी इवेंट चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, और एक कंडीशन जिसमें सेल की डबलिंग हो जा रही थी। क्या हो रहा था? जिसमें बेटा सेल की डबलिंग हो जा रही थी। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेज को उन्होंने नाम दे दिया था बेटा इंटरफेज, है ना। क्या नाम दे दिया था? इंटरफेस। उन्होंने एक ऐसी स्टेज जहां पे उनको किसी भी तरीके का सीक्वेंशियल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था, उसको बेटा उन्होंने क्या नाम दे दिया था? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का नाम दे दिया है ना। दूसरा, ये जो सेकेंड इवेंट था जिसमें उनको बेटा सेलुलर डिवीजन देखने को मिल रहा था, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था बेटा? डिवाइडिंग फेज, या इसी को ही बेटा अपन एम फेज का भी नाम देते हैं। एम फेज क्यों कहते हैं नेक्स्ट टाइम पे अब अपन बेटा इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी धीरे धीरे सीक्वेंशियल इवेंट्स अभी अपन फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरफेस में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा हो, है ना। तो बाद में क्या हुआ, हार्वर्ड, है ना, हार्वर्ड एंड पेल, हम यहां पे बेटा लिख रहे हैं हार्वर्ड एंड पेल नाम के रिसर्चर ने ये बताया कि भाई जो इंटरफेज स्टेज है ये साइलेंट स्टेज नहीं है, साइलेंट के जैसे दिखती है लेकिन इसमें इंटरनली बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पे बेटा रन हो रहे होते हैं, और वो इवेंट्स जो रन होते हैं वो क्या है, या उनको किस तरीके से अपन सीक्वेंशियली देख सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, इंटरफेज स्टेज को कुछ पर्टिकुलर सब स्टेजेस में क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उनके आधार पे, या उन्होंने जो अपने को डिवीजन दिया उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इंटरफेस को कुछ अलग अलग कंडीशन में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो क्या सब स्टेजेस थी, G1S और G2। एम फेज तो अपने पास था ही, है ना। अब देखो ये G1S और G2 का क्या फंडा है या क्या इसकी कहानी है, इसके बारे में भी चलो थोड़ा सा अपन बेटा सुनते हैं। एक्चुअली G1 का और कुछ खास मतलब नहीं है, यहाँ पे बेटा मतलब है गैप 1। एक्चुअली जब वो इस इंटरफेस की बेटा स्टडी कर रहे थे ना, तो अब उनको इनिशियल में कुछ खास चेंजेस नहीं दिखा। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको क्या मिला कि जो जेनेटिक मटेरियल था सेल के अंदर का जो डीएनए थे ना, उसकी बेटा डबलिंग हो गई, या ये कह लो कि न्यू डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस हो चुका था वहां पे। तब उन्होंने इसको नाम दे दिया बेटा क्या, सिंथेटिक फेज। समझ में बात को, S स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज, और S के पहले उनको कोई चेंजेस समझ में नहीं आए, S के बाद कोई चेंजेस समझ में नहीं आए, इसलिए इन दोनों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, गैप फेज। ठीक है,